Hello students, so today we will discuss relative velocity। और ये जो हमारे पास टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जब यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटिव, रिलेटिव मतलब किसी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। इसे थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन रीड कर लेती हूँ। ये है क्या? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another। It means कि टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पढ़ना या निकालना दूसरे के वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी में जब वेलोसिटी के साथ रिलेटिव जुड़ गया है तो इट मीन्स कि वहाँ पे एक हम सिंगल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पे उस पर्टिकुलर बॉडी की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में देखी जाएगी। ठीक है, अब कैसे, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप अपने डेली लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते होंगे। समझ लीजिए यहाँ पे हमने 3 बॉडीज़ ले ली हैं। ठीक है, 3 बॉडीज़, तो कौन कौन सी? एक है ए बॉडी, सेकेंड है बी बॉडी और थर्ड वन है यहाँ पे सी बॉडी। सी बॉडी क्या है? रेस्ट में है। रेस्ट का मतलब यहाँ पे मान के चल लीजिए, मैं टाइम के हिसाब से बोल रही हूँ। वैसे अगर हम रेस्ट और मोशन का पता लगाएं कि कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन, तो मोस्टली हम टाइम के हिसाब से नहीं देखते हैं, वो हम किसके हिसाब से देखते हैं, रिलेटिवनेस के हिसाब से देखते हैं। वो कैसे भी आपको इस एग्जांपल से पता लग जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे कि जो ए और बी बॉडीज़ हैं, ये दोनों के दोनों व्हीकल चला रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई एक स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी ले लीजिए, व्हीकल हमने कोई भी स्कूटी ले लिए, ये स्कूटी में, ये एक अलग स्कूटी में जा रहा है और बी जो है वो अलग स्कूटी में जा रहा है। ठीक है, लेकिन सी यहाँ पे क्या है, ग्राउंड में है और रेस्ट में है, अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। अब क्या है कि जब ए और बी, जब हम बात कर रहे हैं ए और बी की, ये अपनी स्कूटी चला रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से या वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर, इसकी भी 40 मीटर पर सेकंड है, सेम। अगर मैं इस ए की बात करूँ, अभी मैं यहाँ पे किसको कंसीडर कर रही हूँ, सिर्फ ए बॉडी को कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, ए को कंसीडर कर रही हूँ। अब ये जो ए बॉडी है, जब ये सी बॉडी को देखेगी तो इस ए बॉडी के लिए ये सी बॉडी किस फॉर्म में होगी, मोशन में होगी ऑब्वियसली। ठीक है, मतलब मैंने कंसीडर अभी किसको किया, ए बॉडी को। ए बॉडी जब सी बॉडी को देखेगी तो वो उसे रेस्ट में थोड़ा दिखेगी, क्योंकि ये तो मोशन कर रही है ना ये बॉडी। और जब भी आप किसी पर्टिकुलर, समझ लीजिए व्हीकल में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, और अगर आप बाहर देखते हैं कोई इंसान को या किसी को भी अगर आप देख रहे हैं बाहर जो ग्राउंड में प्रेजेंट है, वो आपको मोशन करते हुए दिखाई देता है, पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। तो ए बॉडी के हिसाब से सी बॉडी किसमें है, मोशन में, और ये कैसा मोशन कर रही है, पीछे की साइड कर रही है। ठीक है, और ये मान के चल लीजिए कि अगर यहाँ पे ए बॉडी 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये सी बॉडी को मोशन में तो देखेगी, और कितनी वेलोसिटी के हिसाब से देखेगी, उतनी वेलोसिटी के हिसाब से जितनी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर ए बॉडी की है। मतलब ये भी इसे 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड में पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब बात आती है बी बॉडी की। बी बॉडी इस ए बॉडी के साथ ही चल रहा है। ठीक है, दोनों एक ही स्पीड में चल रहे हैं, ये भी 40 में और ये भी 40 में है। तो इसका मतलब क्या है, ए बॉडी के हिसाब से बी बॉडी कैसे दिखेगी, ए बॉडी के हिसाब से ये बी बॉडी रेस्ट में दिखेगी। वाई? क्योंकि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी आपस में क्या है, कैंसिल आउट हो रही है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों की जो वेलोसिटी वो सेम है। जब ये सेम एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, टाइम के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, अपनी पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बोला गया, तभी तो रिलेटिव लिखा गया है। तो इस वजह से ए बॉडी इसको कैसे देखेगी, रेस्ट में देखेगी। ठीक है,
तो ये तो हो गया रिलेटिव कि हमने यहाँ पे क्या करा है, ए के हिसाब से बी को देखा, बी, और साथ ही साथ मतलब इसका मतलब क्या होगा कि ए के हिसाब से बी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, जब वो रेस्ट में होगी तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड क्या होगी या वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने ए बॉडी के हिसाब से ए बॉडी के रिस्पेक्ट में बी बॉडी की भी वेलोसिटी निकाल दी और सी बॉडी की भी वेलोसिटी निकाल दी। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। यही फिनोमेना, यही जो पूरा यहाँ पे हमारे पास हमने क्वांटिटी निकाली है, मेजर करी, यही है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किसके हिसाब से निकाली जाती है, एक पर्टिकुलर बॉडी के रिस्पेक्ट में जब हम दूसरी बॉडी की वेलोसिटी निकालते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे इंडिकेट कराया जाएगा, तो जब हम वेलोसिटी को इंडिकेट कराते हैं तो आपको पता ही है v से कराते हैं। जब आप वहाँ पे लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये याद रखना जिसके रिस्पेक्ट में, अभी हमने यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में देखा था, जब मैंने एग्जांपल दिया था ए के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो यहाँ पे लिखा जाएगा, मतलब सेकंड नंबर पे लिखा जाएगा। और जिसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, जैसे बी की पहले हमने सी की देखी फिर बी की देखी, तो जिसकी वेलोसिटी देखी जा रही है वो यहाँ पे लिखा जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है, तो जिसकी वेलोसिटी देखी जाएगी, जिसके रिस्पेक्ट में देखी जाएगी, तो इस हिसाब से हमें लिखना है। सो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए देखनी है किसके रिस्पेक्ट में, बी बॉडी के हिसाब से। इसको हम कैसे इंडिकेट कराते हैं, वी ए बी, मतलब यही सीक्वेंस चलेगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम एक्चुअली किस बॉडी की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो आपको याद रखना जो पहले नंबर पर लिखा होगा, जो भी पहले नंबर पे लिखा होगा वही बॉडी है जिसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है वो दूसरे नंबर पे लिखा होगा। अगर आपको यहाँ पे लिखना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे लिखेंगे, वी बी ए, इस तरीके से। अभी कैसे कैसे निकाली जाती है रिलेटिव वेलोसिटी, एनालिटिकल मैथड हम यहाँ पे देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट यहाँ पे है कि जब दोनों बॉडीज़ ए और बी बॉडीज़, ये ए बॉडी है और ये है बी बॉडी, दोनों बॉडीज़ यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, ए और बी बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। ए बॉडी जो है वो वी ए वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है और जो बी बॉडी है वो वी बी वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, इसका फर्स्ट फिगर इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे एनालिटिकल मेथड लगाना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी के। अब यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि जहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में हमें निकालना होता है, किसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, बी बॉडी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे बी बॉडी को रेस्ट में लाना होगा। रेस्ट में लाने के लिए ही हम यहाँ पे एनालिटिकल मेथड लगा रहे हैं। रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितनी वेलोसिटी के साथ वो फॉरवर्ड जा रहा है उतनी ही अपोजिट और इक्वल वेलोसिटी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिसकी वजह से बिल्कुल वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो याद रखना जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उस पर्टिकुलर बॉडी को रेस्ट में लेके आना है, और जो भी हम प्लस माइनस उस बी बॉडी के साथ करेंगे जिससे वो रेस्ट में आ जाए वही हमें ए बॉडी के साथ करना है। जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं ना कि मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, इस तरीके से आप करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही साइड 2 मल्टीप्लाई कराएंगे दूसरी साइड ऐसी रख देंगे, क्योंकि दोनों तरफ वहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि जो भी हम यहाँ पे प्लस या माइनस या जो भी हम करेंगे बी को रेस्ट में लाने के लिए वही हमें ए के साथ भी करना है। अब कैसे, देखिए इस बी बॉडी को अगर मुझे रेस्ट में लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। कितनी, माइनस वी बी ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे ए ऐसे था ना वी ए, अब इसको जैसे हमने इसमें माइनस का वी बी करा तो इसी डायरेक्शन में हमने भी यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की साइड ए बॉडी के साथ भी माइनस का वी बी कर देना है। ये बन गया हमारे पास सेकंड फिगर। थर्ड फिगर कैसा बनेगा, अब देखिए वी बी माइनस वी बी के थ्रू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डॉट, मतलब एरो एरो सब कैंसिल, तो बीच में डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे क्या है, बी इज एट रेस्ट। बी किस में आ गया है, रेस्ट में आ गया है। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अब आपको पता ही है, दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वी ए है। अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ
और इधर की तरफ 2 लिख दूँ, -2, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा यहाँ पे, 3 - 2 कितना होता है, 1। आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। मैथमेटिक्स आप जानते ही हैं, है ना। आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव मतलब बड़े का साइन लगाया, तो इट मीन्स कि जो भी अब यहाँ पे वेक्टर बनेगा वो किसके टूवर्ड्स होगा, VA के टूवर्ड्स होगा। आंसर क्या आएगा, इसकी डायरेक्शन तो यही रहेगी, लेकिन आंसर यहाँ पे आएगा VA माइनस का VB और दिस इज A। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है व्हाट, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, जो कि हमारी निकल के आ चुकी है, कितनी निकल के आई है, VA माइनस का VB। तो ये है एनालिटिकल मेथड, जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि एक बॉडी की वेलोसिटी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में कैसे होगी। जो भी जिसके भी रिस्पेक्ट में हमें निकालना है उसको हमें रेस्ट में बनाना है, जो भी उस पर प्लस माइनस करेंगे वही चीज़ हम ए या दूसरी बॉडी के साथ भी करेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था सेम डायरेक्शन के लिए। अब जरा अपोजिट डायरेक्शन के लिए करते हैं। ये बताइए, अगर आप रोड के इस साइड आगे जा रहे हैं और एक जो दूसरी साइड होती है रोड की, उस साइड तो बैक साइड एक गाड़ी आ रही है, तो उसकी स्पीड आपको कैसे लगती है, ज़्यादा लगती है कि कम लगती है? ऑब्वियसली ज़्यादा ही लगेगी, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रैवल करते हुए आ रहा है। तो यहीं पे हम ये चीज़ निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड केस क्या है कि जब दोनों बॉडीज़, दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। सेकेंड केस में क्या है कि जब दोनों ए और बी बॉडीज़ कैसे मूव कर रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो डायग्राम ए का तो वैसे ही बनेगा। बी पे जो हमारे पास वेक्टर है वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बट जो वेलोसिटी है, जैसे हमने पहले वी बी ली थी, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का वी बी। ये हो गया ए फिगर। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। हमें यहाँ पे किसको रेस्ट में लेके आना है, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, मतलब जो सेकंड नंबर पे है, जो सेकंड नंबर पे होगा उसको रेस्ट में लेके आना है इस एनालिटिकल मेथड में। तो सेकंड डायग्राम कैसे बनेगा, हमें यहाँ पे वी बी माइनस का वी बी ऐसे है, तो इसको रेस्ट में लाने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से इसमें हमें क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, प्लस का वी बी, जिससे ये ज़ीरो दे दे वेलोसिटी। ठीक है, और जितना हमने नीचे वी बी के साथ ऐड कराया है उसकी वेलोसिटी पे, उतना ही ए के साथ ऐड कराना। जैसे वी ए ऐसे था, तो इसी डायरेक्शन में हमें यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे वी बी भी लिख देना है। ठीक है, वी ए एंड वी बी। वी ए तो आपको दिख रहा है, ये ज़्यादा वाला वी ए है और ये कम छोटा वाला जो है वो वी बी है। ठीक है, टोटल जो बनेगा यहाँ पे तो बी रेस्ट में आ जाएगा, और जो ए होगा टोटल कितना देगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वी ए प्लस वी बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखेंगे, वी ए प्लस वी बी। ये तो है किसके लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। सेम डायरेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला निकल के आया था, माइनस में। सेम डायरेक्शन के लिए माइनस में निकल के आया था। तो इससे आपको एक चीज़ पता लग रही होगी, अगर दो बॉडीज़ सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो उनको एक दूसरे की वेलोसिटी, उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या लगेगी, वहाँ पे कम आएगी निकल के। ठीक है, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिस भी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो वो वेलोसिटी दूसरे के साथ रिलेटिव में ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से वो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकल के आती है, ज़्यादा निकल के आती है। दिस इज़ वी बी, सॉरी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ। ये आपको याद रखने हैं, जितने भी हमारे पास ये पोजीशन टाइम ग्राफ बन रहे हैं तो ये किसके बीच में बनते हैं, पोजीशन आ रखा है तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, और टाइम तो टाइम ही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोशन किस हिसाब से, उस हिसाब से हम वहाँ पे कर्व ड्रॉ करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था, स्लोप क्या होता है, किसी भी कर्व का कैसे निकाला जाता है। तो दो तरीके से मैंने आपको बताया था। एक तो क्या तरीका होता है कि जो भी वहाँ पे कर्व ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, जो भी वहाँ पे कर्व ड्रॉ हो रहा है उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कैसा बन रहा है। ठीक है, जो भी वहाँ पे कर्व ड्रॉ हो रहा है उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ कैसा बन रहा है, वो कहलाया जाता है स्लोप। ठीक है, या फिर हम वहाँ पे क्या निकाल सकते हैं कि स्लोप एक्चुअली कौन सी क्वांटिटी को दिखाएगा, तो
टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो भी वहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस कर दीजिए, तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस से रिलेटेड जिसका फॉर्मूला होगा वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्लोप को बताएगा। तो जैसे यहाँ पे वाई एक्सिस में कौन है, डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस में कौन है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इट मीन्स वहाँ पे स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप किसको बता रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी को बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखिए हर जगह पे वेलोसिटी लिखी हुई है, तो जहाँ पे वेलोसिटी जैसे भी आ रही वही क्या कहलाया जाता है, स्लोप कहलाया जाता है। और स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है, तो आप वहाँ पे थीटा से पता लगा सकते हैं एंगल से, कि जो भी वहाँ पे वो कर्व एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है हर एक पॉइंट पे, उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता है टाइम के हिसाब से, तो आपको पता है कि वो पोजीशन कांस्टेंट रहेगी, डिस्प्लेसमेंट उसका कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा कि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कांस्टेंट लेकिन टाइम आगे बढ़ने में लगा, टाइम आगे बढ़ रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, जब दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं तो दोनों, अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ, ये दोनों लाइंस को एक दूसरे के ऊपर रख दूँ, तो एंगल कितना डिग्री बनेगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ज़ीरो, ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि जो स्लोप आएगा या फिर वेलोसिटी, जिसको हम वेलोसिटी कह रहे हैं क्योंकि पोर्शन टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, 0 है। ऑब्वियसली कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, सेकंड है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बता रखा है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है, इक्वल होता है, तो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आएगा इस तरीके से। स्लोप जानना है कि स्लोप कैसा है, तो स्लोप जानने के लिए आप यहाँ पे थीटा एंगल देख सकते हैं। हर एक पॉइंट पे मैं थीटा एंगल बना रही हूँ, मतलब एक्स एक्सिस के साथ इस कर्व का एंगल देख लूँ। तो अगर मैं एंगल देखूँ तो हर एक पॉइंट पे थीटा एंगल वेरी नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, इक्वल आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो इट मीन्स कि वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए देख ले, एक्सेलरेटेड का मतलब पता है ना कि इसकी वेलोसिटी क्या होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी। तो एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ऐसा ग्राफ बनता है, थोड़ा टिल्ट फॉर्म में, कर्व फॉर्म में, ऐसे टाइप का पैराबोला शेप में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं थीटा देखूँ एक्स एक्सिस के हिसाब से, ये हो गया थीटा, एक थीटा मैं ये वाला ले लेती हूँ और एक थीटा मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये छोटा है, फिर ये इससे बड़ा आ रहा है, थीटा 1, थीटा 2 बड़ा आ रहा है, थीटा 3 और भी ज़्यादा बड़ा आ रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो इट मीन्स स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है। स्लोप मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये आपको पता ही है, बी इंक्रीजिंग ही आएगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ से कैसे आएगा वो मैंने आपको बता दिया। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड का मतलब जिसमें वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, तो उसके लिए ये ग्राफ कैसे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का एग्जांपल दे रहा है, स्लोप निकाल के देख लेते हैं। ये थीटा 1 ले लेते हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे थीटा 2 और इस वाले पॉइंट पे थीटा 3। तो आपको दिख रहा होगा नीचे से ऊपर जाते टाइम थीटा कम हो रहा है, मतलब स्लोप कम हो रहा है, इट मीन्स वेलोसिटी भी कम होगी, डिक्रीजिंग। ठीक है।